मैं विकास कुमार फिर से आज आपका अपने फिजिका पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं वेब ऑप्टिक्स के नए लेक्चर्स के बारे में, मतलब एक नए वीडियो में आपका हम स्वागत कर रहे हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो वेब ऑप्टिक्स का बहुत ही खास टॉपिक है, यानी यूं कहें तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसको बोला जा सकता है। तो क्या है आज के इस लेक्चर्स में, इस टॉपिक में, तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बात कर देते हैं कि पिछले लेक्चर्स में क्या टर्म था, क्या समरी था। तो जो हमारा पिछला लेक्चर था वेब ऑप्टिक्स का, वो आपके समक्ष ये रखा गया था कि किस तरह से जो होता है वो, अगर हम बात कर ले कि थोड़ा सा लाइट वेव के कंडीशंस जो होते हैं, लोएट्स मिरर जो था, और साथ ही साथ आपका ये भी कंडीशंस क्या थे, निको ये बाइप्रिंस का जो हम लोग बात किए थे, वो सारा कंडीशन जो था हमारा पिछले लेक्चर्स में हो चुका है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि सीधे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिएगा, वहां पर उसका लिंक मिल जाएगा और आप इसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना नया लेक्चर यानी नया टॉपिक्स को। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विवर्तन, यानी प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये हम आज जिक्र कर रहे हैं। तो हम जैसे ही इस बात को सुनते हैं कि ये डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो बेसिकली आपको ये समझना होता है कि जैसे यूं कहे तो डिफ्रेक्ट का मतलब होता है कि अपना मार्ग से विचलित हो जाना, अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाना, यानी मुड़ाव को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। जैसे आप सीधे जाते हो अचानक मुड़ गए, तो इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो अब भाई बात होगा कि ये लाइट में कैसे होता है। अब जाहिर सी बात है कि आपने अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में तो ऐसे घटना को देखा होगा। आप जाते हो अचानक मुड़ जाते हो, तो ऐसा तो आपके डेली लाइफ में तो होता होगा, लेकिन लाइट में कैसे होता होगा, तो आज हम इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। देखिए होता क्या बेसिकली, हमने क्या किया है कि यहाँ पर हम दो तरह के फिगर को लिए हुए हैं। एक हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एक सॉलिड ऑब्स्टेकल्स पर देख रहे हैं, और दूसरा होता है एक स्लिट वाले ऑब्स्टेकल्स पर देख रहे हैं। सॉलिड मतलब एक ठोस, जैसे मान लेते हैं कि अगर बात करें तो टेबल, कुर्सी और जो भी होता है उसको हम देख रहे हैं। तो अचानक हमारे पास मान लेते हैं कि एक लाइट सोर्स है, यहाँ से इस सोर्स से लाइट वेव निकल रहा है। तो जैसे ही ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर पर, यानी कि इस जो भी ठोस पदार्थ है इसके कोना पर जैसे ही लाइट वेव पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि सीधे कुछ जब लाइट नहीं पड़ रही है इस पर, तो अपना सीधा समाज लेते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही कुछ लाइट वेव इस कोने पर पड़ रही है, तो पड़ने के बाद क्या होता है, सीधे मुड़ जा रहा है। बेसिकली हम बात कर लें तो यहाँ पर देखें तो ये इसका मेन पाथ है, ये इसका मुख्य रास्ता है। लेकिन क्या हो रहा है कि मुख्य रास्ता से ये थीटा डिग्री पर मुड़ गया है, मतलब कि बेंड कर गया है। अगर हम यूं कहें तो क्या हुआ है कि बेंड कर गया है। तो इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट strike from any obstacles, any corner of the obstacle is called diffraction of light। यानी बात कहा जाए तो जैसे ही किसी सोर्स से लाइट निकलता है और किसी ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर पर टकराता है, तो टकराने के बाद मुड़ जाता है, इसी मुड़ाव को कहा जाता है डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। तो ये तो आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा इसको दूसरा पिक्चर से बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब कि आपको देखने को मिल रहा है कि एक लाइट सोर्स से जो है लाइट वेव निकल रहा है। तो यहाँ पर मान स्लिट है, स्लिट का मतलब होल कर दिया गया। जैसे नहीं होता है कि कार्डबोर्ड में आप लोग पेन से छेद कर देते हो, ये टाइप का। उसी तरह से ये कार्डबोर्ड है जिसको हम नाम देते हैं एक्स और वाई। ये एक्स और वाई कार्डबोर्ड है, इसके बीच में होल कर दिया, छिद्र कर दिया है। जैसे ही लाइट इस पर, इसके होल के कटिंग पर पड़ रहा है, यानी छिद्र के कटिंग पर, तो लाइट क्या हो रहा है कि अपना मुख्य मार्ग से क्या होता है, डिफ्रैक्ट यानी मुड़ जा रहा है, बेंड कर जा रहा है। देख रहे हो आपने, ये इसका मेन रास्ता है, लेकिन मेन रास्ता से थीटा डिग्री पर बेंड कर गया है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को कहा जाता है विवर्तन। अगर समझ में, प्रकाश के मुड़ाव को ही कहा जाता है विवर्तन। अगर हम यूं कहें तो जब किसी भी स्रोत से प्रकाश तरंग निकलकर किसी ठोस पदार्थ के कोने से टकराती हैं और टकराने के बाद मुड़ जाती है, इसी घटना को कहा जाता है विवर्तन। That means when the light waves comes from the source after striking from the corner of obstacles, then it goes to be bent. This phenomenon is known as
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बात कर लें तो इसको ये कहा जाएगा कि द बेंडिंग ऑफ light wave after strike from corner of any obstacle is called diffraction, तो ये रहा आपका डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी लाइट सोर्स से प्रकाश तरंग निकलता है और किसी भी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से यानी ठोस पदार्थ के कॉर्नर से टकराता है तो अपने मुख मार्ग से विचलित हो जाता है, मुख मार्ग से मुड़ जाता है। इसी को कहा जाता है विवर्तन। यानी कि जैसे ही अगर हम दूसरा मतलब फिगर को लेकर बात करते हैं तो किसी भी यहाँ पर स्लिट का बात कर ले, छिद्र का, तो यहाँ पर देख रहे हो कि लाइट सोर्स से लाइट निकला हुआ है और जैसे ही इसके कटिंग पर पड़ रहा है तो अपने मेन पाथ से क्या होता है कि बेंड कर रहा है। इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव। क्लियर? तो आपको ये जो टॉपिक है आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा सा इससे आगे बात करते हैं। तो डिफ्रैक्शंस ऐसा कुछ मतलब कि बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मेनली आपको डिफ्रैक्शंस में बहुत सारा डेरिवेशंस भी आपको देखने को मिलता है कि डिफ्रैक्शंस कितना होता है, थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम डिफ्रैक्शंस कितना होता है। तो इसी के बेसिस पर बहुत सारा टॉपिक मतलब होता है। इसी के बेस पर हम आज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का जिक्र करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर एक साइंटिस्ट था, मतलब एक फिजिशियन था, जो देखना चाह रहा था कि सिंगल स्लिट डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शंस का क्या रोल होता है। फ्रॉनहोफर एक ऐसा फिजिसिस्ट था जो कि डिफ्रैक्शंस को एक बड़े पैमाने पर टेस्ट किया था और उसने क्या किया था कि काफी जितने भी उसमें इंटरेस्टिंग टर्म आने वाले थे उन सबको मैथमेटिकली वैसे भी मतलब कि ओरली मैथमेटिकली अपने टर्म के अनुसार उसको सामने रखा था। हालांकि फ्रॉनहोफर का कंडीशंस को सीबीएसई बीएससी भी अलग अलग बोर्ड में भी होता है, 12th में भी, और साथ साथ इसको ग्रेजुएशन में भी पढ़ा जाता है। तो आज हम इसी डिफ्रैक्शन के बेस पर फ्रॉनहोफर का बात करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये चीज जो है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के बेसिस पर हम बात करते हैं फ्रॉनहोफर का। तो अभी हम देखते हैं फ्रॉनहोफर क्या है। बेसिकली फ्रॉनहोफर जो है वो डिफ्रैक्शंस का ही एक अब्रॉड रूप है, बोल सकते हो। फ्रॉनहोफर का जो एक्सपेरिमेंट था वो डिफ्रैक्शंस का एक अब्रॉड रूप है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग टर्म है कि उसमें आपको क्लियरली ये चीज नजर आएगा, आपको वहां पर फील होगा कि कैसे डिफ्रैक्शंस होता है और उस डिफ्रैक्शन से उसने क्या मतलब कि फाइंड आउट किया था। साथ ही साथ इंटरफेरेंस वाली घटना, फ्रिंज की घटना को कंबाइन। फिजिक्स एक ऐसा इंटरेस्टिंग चीज है ना कि बहुत सारे कंसेप्ट को, बहुत सारे कंडीशंस को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो एक अलग ही मतलब कि आपको इंटरेस्टिंग टर्म मिलने लगता है। तो काफी ज्यादा जो होता है किसी भी बंदे को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट होने लगता है और उसके लिए आपके पास होना चाहिए फील। आप उसको पहले फील करो कि होता है कैसे। तो बेसिकली डिफ्रैक्शंस को कोई कंडीशंस मतलब कि इसमें ऐसा कोई उलझन वाली बात नहीं है। आप अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा इसको टेस्ट करोगे तो बिल्कुल डिफ्रैक्शन समझ में आएगा। दैनिक जीवन में टेस्ट करने वाली बात कौन सी हो जाती है? तो आप सीधे रास्ते पर चलते हो, अचानक क्या होता है कि इधर उधर लेफ्ट राइट या आप डाउन मुड़ जाते हो, तो इसी मुड़ाव को तो बोलते हैं डिफ्रैक्शंस। इसी मुड़ाव को डिफ्रैक्शंस बोलते हैं। तो यही है बेसिकली आपका डिफ्रैक्शंस। अब इस डिफ्रैक्शंस को फ्रॉनहोफर कैसे अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर रहा है उसको हम देखेंगे अभी। Fraunhofer diffractions at single slit.
सिंगल स्लिट। तो ये है यहाँ पर कि फ्राउनहोफर का जो डिफ्रैक्शन था सिंगल स्लिट पर कैसा था, यानी कि एक छिद्र पर फ्राउनहोफर का विवर्तन क्या था। लिख देते हैं, एक छिद्र पर फ्राउनहोफर का विवर्तन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा उसके पिक्चर का, और कैसे किस तरह का डायग्राम बनाया। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, ये सोर्स रखा है उसने, अब इस तरह अपना एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो दो कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग किया था। ये ज्यादा डिस्टेंस हो गया, उसको थोड़ा सा और क्लोज कर लेते हैं। ये इसका सॉरी ये जो स्क्रीन है इसका सीट हम क्या करते हैं, ये इसका सीट रखते हैं। अब ये सोर्स से लाइट तो किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है, तो ये इसका फ्रंट डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं। अब ये चूंकि उत्तल लेंस है तो जाहिर सी बात है कि अभिसारी करने का काम करेगा, यानी कन्वर्ज करने का काम करेगा। कन्वर्जिंग में सारा लाइट जो होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। कन्वर्जिंग में सारा लाइट कुछ इस तरह से होगा। अब ये स्लिट को हम जरा क्लोज कर लेते हैं, स्लिट को हम क्लोज कर लिए ये। अब हम जरा बात करते हैं, फिर जैसे यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट आता है तो फिर यहाँ से कन्वर्जिंग का काम होगा। इसका मान है P0। तो आप देख रहे हैं कि सोर्स से लाइट उत्तल लेंस से होते हुए मतलब कि कन्वेक्स लेंस से होते हुए निकल गई। ये स्लिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को हम a मान लेते हैं, स्लिट का डिस्टेंस। अब डिफ्रैक्शन होगा यानी कि विवर्तन होगा कहाँ पर, आपको पता है कि जैसे किसी भी वस्तु के छिद्र से यानी कि किसी भी कॉर्नर के ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से जैसे लाइट पड़ता है तो क्या होता है, डिफ्रैक्ट। अब यहाँ पर तो भैया कटिंग है, तो कटिंग है तो यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या होगा, डिफ्रैक्ट होगा। तो ये रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से डिफ्रैक्ट हो गया, ये रे ऑफ लाइट हो गया यहाँ से डिफ्रैक्ट होगा। अब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शंस पे जब होगा तो यहाँ से भी तो डिफ्रैक्ट होगा, यहाँ से भी ये डिफ्रैक्ट कर गया, यहाँ से भी रे ऑफ लाइट डिफ्रैक्ट। अब जैसे आपको पता है कि ये जो है कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, तो इसको अपसारी करेगा। तो ये थोड़ा सा इसको अपसारी करते हुए यहाँ पर लेकर आया और ये अपना कंडीशन में यहाँ पर आ गया। तो ये रहा आपका ये P, इसको P0 और इसको बोलते P डैश है, ठीक है। ये कंडीशंस। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका हो गया
नाम देते हैं स्लिट, यानी कि ये छिद्र है, ये आपका छिद्र है, ठीक है। ये लेंस L1, ये लेंस आपके यहाँ पे L2 और ये आपका स्क्रीन है X और X डैश, ठीक है। अब स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस को हम कैपिटल D मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल D हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको, जितना हमारे पास पिक्चर है फ्रॉनहोफर जो अपने एक्सपेरिमेंट में बनाया था, हम थोड़ा सा इसको पिक्चर को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये है क्या चीज। आप देखो, ये फ्रॉनहोफर किया क्या था? फ्रॉनहोफर क्या किया कि एक सोर्स लिया, मतलब एक प्रकाश का स्रोत लिया, एक सोर्स, ठीक है। ये सोर्स रे ऑफ लाइट निकला, तो रे ऑफ लाइट को पहले कन्वर्ज करने के लिए, मतलब कि एक सीधा रेखा में जाने के लिए लेंस का उपाय किया, जिसका नाम था उत्तल लेंस, यानी कि आपको पता है कि ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये एक प्रकार का कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी, और L1 L2 दोनों सेम लेंस है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट जैसे ही कन्वेक्स लेंस पर पड़ा तो एक लीनियर डायरेक्शन होते हुए पार कर रहा है, लेकिन जैसे ही बीच में स्लिट मिला, यानी कि उसको अब रुकावट महसूस हुआ, आपको पता है कि रे ऑफ लाइट को जैसे ही किसी भी ऑब्स्टेकल, किसी भी वस्तु के कोने पर मतलब कि रुकावट महसूस होगा, तो वहां से उसको बेंड तो लाजमी है, तो यहाँ से बेंड कर गया थीटा डिग्री से, ये बेंड कर गया, ये देख लो आप, थीटा डिग्री से दोनों जगह बेंड कर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हो गया डिफ्रैक्शन, यानी कि विवर्तन तो हो गया, क्योंकि ये वस्तु जो है थोड़ा सा ये कॉर्नर जो है रोक दिया, इसको हम बोलते हैं A और इसको बोलते हैं B, यानी कॉर्नर इस ऑब्स्टेकल, यानी कि इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर को नाम दे दिए हैं AB, A से भी डिफ्रैक्शन होगा, B से भी डिफ्रैक्शन, यानी विवर्तन दोनों ही बिंदु से हो रहा है थीटा डिग्री पर, यानी कोण भी थीटा डिग्री पर डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर यही टेस्ट करना चाहता था फ्रॉनहोफर कि कितना हो रहा है, क्या कंडीशन हो रहा है। तो पहली बात कि अगर विदाउट डिफ्रैक्शंस देखा जाए तो पॉइंट P पर P0 पर मिल रहा है, यानी सारा रे ऑफ लाइट एक जगह कलेक्ट किया जा रहा है, एक जगह मतलब कि उसको लिया जा रहा है P0 पे, ठीक है। लेकिन जैसे डिफ्रैक्शंस हो गया है, विवर्तन हो गया है, तो ये सारा रे ऑफ लाइट अब कहां पर कलेक्ट किया जा रहा है? तो P' पर कलेक्ट किया जा रहा है। आप खुद देख लो, यानी कि कितना विस्थापन हुआ है, ये इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो गया। P0 से सीधे P' पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है डिस्प्लेसमेंट? भाई डिफ्रैक्शन हो रहा है। डिफ्रैक्शन कहां से हो रहा है? तो ये ऑब्स्टेकल्स जो है, यानी कि स्लिट जिस तरह का ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, ये स्लिट के पॉइंट A और B से डिफ्रैक्शन हुआ है। डिफ्रैक्शन होने के कंडीशंस में क्या मिला कि सीधे रे ऑफ लाइट P0 से P' पर डिफ्रैक्शन हो गया है। अब यहाँ पर कंडीशंस ये है कि हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, तो सबसे पहला कि पाथ डिफरेंस इसका कितना है। भाई इस डिफ्रैक्शंस में पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर कितना हो रहा है, हम बात कर लेते हैं पथांतर का। तो हम देखते हैं पथांतर यानी कि डिफ्रैक्शन, ये पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो द डिफरेंस बिटवीन टू पाथ, यानी कि दो पाथ के, दो रास्ते के बीच के अंतर को हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। एक तो रे ऑफ लाइट यहाँ से लाइट वेव जो है यहाँ से इस तरह से मिल रहा है, और एक यहाँ। अब बात करते हैं, हमको अब पता करना है कि बेसिकली हम सिमिलर यानी कि सेम पाथ कहां से ले सकते हैं। तो सेम पाथ को टेस्ट करने के लिए हम पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर यानी कि एक लंबवत को हम रचना में लेते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं ये, ठीक है। और इसका नाम देते हैं पॉइंट C, इसका नाम देते हैं हम लोग पॉइंट C, आपको पता है। और ये हम जरा इसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं, तो ये हमारा एंगल कितना होगा थीटा, ये थीटा के बराबर हो जाएगा AC। AC हम क्यों लिए हैं, तो AC इसलिए लिए हैं क्योंकि अब पॉइंट C से जो पाथ डिफरेंस होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा, यानी सिमिलर पाथ डिफरेंस होंगे। आप अब बोलोगे कि सर आप तो टीचर हो, आप तो बता दोगे कि हम जब तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तभी जाकर हमको पाथ डिफरेंस से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप खुद टेस्ट करो। आप कैसे मालूम कर सकते हो कि दो लाइन जो है आपस में सिमिलर पैरेललिंग टर्म दिखा रहा है, आपको कैसे पता होगा, जरा दिमाग लगाओ। आप कैसे कर सकते हो कि दो लाइन जो है, दो लाइन को आप सिमिलरिटी में पेश करने का क्या मतलब कि आइडिया लगा सकते हो। अरे भाई आइडिया क्या लगाना, डायरेक्टली दोनों के बीच में क्या करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा दो। अगर दो लाइन के बीच में, दो रेखा के बीच में लंबवत संबंध है तो दोनों समानांतर होगा, और ऐसे ही रास्ते को क्या करता हुआ मतलब कि एक दूसरे को फॉलो करते हुए आगे तक जाएगा।
इसीलिए हम AC के परपेंडिकुलर लंबवत ड्रॉ किए ताकि अब C से पॉइंट P डैश तक पाथ डिफरेंस सेम होगा जो A से लेकर P डैश तक सेम मिला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, इसीलिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो किसी भी कंफ्यूज कहीं पर भी किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर रहे हैं, फिर टीचर हमको कंफ्यूज कर रहा है, तो आप बेसिकली वहीं पर मतलब उसको बोल दिया करो। खैर अब तो आप लोग मतलब कि हमको ऐसे ही देख रहे हो तो कुछ बोल नहीं पा रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जिक्र जरूर कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए आपको पहले ही इसको आगाह कर दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी दो लाइन को आप पैरेललिंग टर्म दिखाने के लिए परपेंडिकुलर को मतलब कि लंबवत को दिखा दो, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि रेल की पटरियां जो होती हैं वो कैसे पता चलेगा कि भाई पैरेलल और काफी लंबा मतलब डिस्टेंस तय करेंगे, कोई डिफ्लेक्शन सिमिलर कंडीशंस होगा, तो दोनों के बीच का जो गैपिंग होता है वो फिक्स होता है हर पॉइंट पर। एवरी पॉइंट पर जो उनका क्रॉस सेक्शन टर्म होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। रेल की पटरियां के बीच का जो गैपिंग होता है यानी कि जो उनका खाली स्थान होता है बिल्कुल सेम होता है। आप लंबवत ड्रॉ करके देख लो, दो पट्टे के बीच में लंबवत हमेशा होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो समांतर होते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। इसलिए मैं फिर ये कंडीशंस को लिए हैं ताकि पता चल जाए कि नहीं यानी कि C से P डैश तक और A से P डैश तक का पाथ डिफरेंस बिल्कुल सेम है। तो भैया पाथ डिफरेंस सेम है तो अब डिफरेंट कब होगा, तो ये BC अब यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो यहाँ से हमको पता करना होगा पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा x जिसको आप लोग बोलते हो, कहाँ आपको लेना पड़ेगा B से C तक। तो कैसे निकालेंगे इसको, आपको पता है कि थीटा दिया हुआ है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म लगा सकते हैं, हम साइन ले लिए हैं भाई। चलो तो देखते हैं इन ट्रायंगल ABC में क्या देखते हैं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का कंडीशंस लेते हैं। हमारा ट्रायंगल किस रूप में है, हमारा ट्रायंगल कुछ यूं बन रहा है, आप इसको देखो जरा सा, हमारा ट्रायंगल कुछ यूं बन रहा है, यानी कि ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। देखो तो जरा ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए आपको पता है कि AB यानी कि AB जो हाइपोटेनस है वो क्या है, A के बराबर, यानी स्लिट का जो विड्थ है यानी कि छिद्र का जो चौड़ाई है वो A है, यानी कि AB का वैल्यू A है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू तुमको नहीं पता है और ये हमको चाहिए BC है, BC और रेंज कितना है, A है। आपने देख लिए परपेंडिकुलर लंबवत का मान है सीधे आपका BC लंबवत का काम कर रहा है। ट्रायंगल का यहाँ पर फिगर देख लो, ट्रायंगल में जो BC है परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो हम C के जगह पर BC लिख दिए और H हाइपोटेनस यानी कि जो कॉर्नर है वो AB है, कितना है, A है, A, तो इसलिए हम A लिखे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो गया है, A, यानी कि BC बराबर क्या लिखेंगे इसको, इसीलिए BC बराबर कितना हो जाएगा, A sin थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BC इज इक्वल टू A sin थीटा, मतलब कि हमारा पाथ डिफरेंस कितना मिला, A sin थीटा। हमारा पाथ डिफरेंस कितना होगा, A sin थीटा। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में डेरिवेशन के बेस पर इसको पूछा भी जाता है। आपको पता होगा कि CBSE में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ ही ग्रेजुएशन में भी। खैर बिहार बोर्ड में तो नॉर्मली आपको डिफ्रैक्शन से मतलब होता है जब पढ़ चुके हो। अब हम बात करते हैं जरा सा, यहाँ पर आपको पाथ डिफरेंस मिल गया तो हम जरा बात करते हैं फेज डिफरेंस का। दूसरा हमारे पास कंडीशंस क्या है, फेज डिफरेंस यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कलांतर। क्या बोलते हैं इसको, कलांतर, यानी कि इसको फाई से इंडिकेट करते हैं। तो ये कितना होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि फेज डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है कि 2, ये होता है जो कंडीशंस यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जरा सा, जो होता है ये फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में होता है पाथ डिफरेंस। ये इसका कंडीशंस होता है, आपको पता होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस जो होता है कितना होता है, पाई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस होता है। तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू आपको पता है, तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू पता है तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में A sin थीटा इनटू में A sin थीटा। तो आपके पास
पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों का वैल्यू आ गया है। इसी तरह से फ्रॉनहोफर में और सारे डेरिवेशंस होते हैं, जैसे कि ये सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल मिनिमा कितना होता है। ये अब ये सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल मिनिमा कितना होता है, अब तो आप पूछोगे कि सर ये मैक्सिमा मिनिमा का क्या कंडीशंस होता है, तो हम आपको विजुअलाइज करना चाहते हैं। अगर आपके पास ये पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस क्लियर हो गया हो तो हम जरा पर सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा की बात कर लेते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा का थोड़ा सा गौर से देखिएगा इसको क्या होता है, गौर से देखिए। अब हम बात करते हैं जरा सा, आपको तो हमने बता दिया कि स्लिट से यानी कि छिद्र से डिफ्रैक्शन तो हो गया, विवर्तन तो हो गया। तो विवर्तन जाहिर सी बात थोड़ी ना है कि मतलब थीटा पर नहीं होगा, डिफ्रैक्शन तो यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो सकता है। क्या जी? अब ये थोड़ी ना मतलब जरूरत है कि आपको यहीं पर मिल सकता है थीटा पर। हम तो एक मतलब कि नॉर्मल सा टर्म लिए ताकि आपको दिखा सकें। ये जो होता है डिफ्रैक्शन किसी भी एंगल पर हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है डिफ्रैक्शन, इसलिए ये जरूरी थोड़ी ना है। तो अब इसीलिए क्या होता है, रेजोनेंस इसको बोलते हैं, रेजोनेंस यानी कि स्थानांतरण, स्थान में बदलाव, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन के स्थान में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, यानी कि अपना एक फिक्स स्थान नहीं दिखा रहा है। तो अब इसका असर कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर सीधे असर पड़ेगा। इसका असर कहाँ पड़ेगा, आपके स्क्रीन पर, पटल पर जब ये प्रकाश जो आपको उसको कलेक्ट कीजिएगा तब होगा। तो कुछ ऐसा फिगर ये दिखाता है, कुछ ऐसा फिगर ये दिखाता है। ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमा, ये होता है मैक्स, इसलिए बोलते हैं इसको सेंट्रल मैक्सिमा। और इधर क्या हो रहा है कि ये मिनिमम हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है मिनिमम, यानी कि ये बोलते हैं अधिकतम, यानी कि ये अधिकतम वैल्यू देता है और ये न्यूनतम वैल्यू, क्योंकि पॉइंट पी पर ये तो फिक्स है, यहाँ पर तो डायरेक्ट लाइट तो आना ही आना है, तो यहाँ पर तो अधिकतम वैल्यू होता है। लेकिन चूंकि पता है कि आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी से जो विवर्तन होगा यानी डिफ्रैक्शन जो होगा वो तो किसी भी एंगल पर हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसीलिए डीलोकलाइज होगा। डीलोकलाइज का मतलब होता है स्थान में बदलाव। जैसे अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं तो तुरंत हम यहाँ पर भी आ सकते हैं, तो इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, यानी कि बोलते हैं रेजोनेंस। एक वेल मेंटेन्ड मतलब कि फिजिक्स के भाषा में इसको बोल सकते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है स्थान में बदलाव। तो विवर्तन जो है वो तो किसी भी एंगल पर हो सकता है, यानी अपना स्थान बदल सकता है, रेजोनेंस गेन कर सकता है। तो जब रेजोनेंस गेन करेगा तो हो सकता है कि पी डैश यहाँ पर भी हो, या हो सकता है पी डैश यहाँ पर भी, या हो सकता है पी डैश यहाँ पर भी हो, या यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशंस होता है, यानी कि पी यानी कि मिड पर यानी कि केंद्र पर तो अधिकतम वैल्यू देगा, क्योंकि ये तो बदलने वाला नहीं, कौन बदलेगा, जहां पर विवर्तन होता है वो ना बदल सकता है। तो इसीलिए इसको बीच वाले को बोलते हैं मैक्सिमा और इसको अपर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं मिनिमा। तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं मिनिमा ये, और ये होता है मैक्सिमा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पी नॉट को प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा भी बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा भी बोला जाता है। और ये ऊपर नीचे वाले पार्ट को मिनिमा बोला जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे पार्ट को मिनिमा बोला जाता है। तो अभी हम इसका एक कंटेंट जो है, डाटा जो है, यानी कि मिनिमा मैक्सिमा का जो डाटा है वो आपके सामने हम लिख देते हैं ताकि आप उसको एग्जामिनेशंस में यूज कर सकते हो। उस डाटा को हम लिख देते हैं ताकि आप उसको एग्जामिनेशंस में यूज कर सकते हो, हम लिख देते हैं आपके सामने, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपको ये पिक्चर काफी अच्छे से गौर से देखना होगा। मैं फिर से इसको रिकॉल कर देता हूँ। आपको पता है किसी सोर्स से जब रे ऑफ लाइट निकलेगा तो इसको एक लीनियर डायरेक्शन, एक सीधा रेखा में जाने के लिए हम लोग यहाँ पर उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये सीधा रेखा में जा रहा है, तभी बीच में क्या मिला कि इसको रुकावट महसूस होगा, स्लिट छिद्र है ए बी पर, तो यहाँ से डिफ्रैक्ट होगा। तो फिर इसका लेंस लगाया गया है ताकि जो भी लाइट होगा उसको हम एक जगह पर कन्वर्ज करा सकते हैं, एक जगह पर इसको मिला सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो पी नॉट पर तो नॉर्मली कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ए और बी जो है एक स्लिट का कटिंग का काम कर रहा है, यानी कि इसको रोकेगा। आपको पता है कि जरा सा भी कॉर्नर का बात होता है, कोने का बात होता है, तो लाइट जो होता है वो क्या होता है, बेंड कर जाएगा। क्या होता है, बेंड कर जाएगा। तो बेंडिंग भी इसका किसी भी एंगल पर, हम एक पार्टिकुलर एंगल थीटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, थीटा को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमको कुछ कंडीशंस को देखना था। हमने देखा कि भाई पी डैश पर ये अगला लाइट को कलेक्शंस में हम ले रहे हैं, यानी कि डिफ्रैक्शन होने के बाद, विवर्तन होने के बाद हम इसको मिला रहे हैं। तो यहाँ से हमने पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस का कंडीशंस निकाल लिया था, आपने देखा है। अब हम इसके बाद क्या देख रहे हैं कि भाई ये तो थीटा पर किसी भी एंगल पर इसको हम डिफरेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरी थोड़ी है कि पी डैश यहीं पर होगा, कहीं पर हो सकता है, यानी कि पी डैश का डीलोकलाइजेशन होगा, यानी कि स्थानांतरण होगा। तो स्थानांतरण में मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस
मिड में बीच में केंद्र पर मैक्सिमम होता है यानी कि अधिकतम वैल्यू देता है, और इसको ऊपर और नीचे में क्या होता है मिनिमम वैल्यू देता है। क्यों मिनिमम देता है आपको पता है, क्योंकि स्थानांतरण हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू यानी कम हो सकता है। हम इसका डेटा लिख रहे हैं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में इसको यूज कर लीजिएगा, तो हम भी डेटा इसका लिख दे रहे हैं। इसलिए बच्चों हम आपसे बोलते हैं कभी भी आपको पैनिक नहीं होना है कोई बात को लेकर, आप बारीक से किसी भी चीज को सुनते जाओ, आपके पास से जितना भी मतलब की कंडीशंस होगा आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब भी आपको दिक्कत हो, ऐसा आपको लग रहा है कि कोई कंडीशन हमारे साथ या कोई कभी भी वो क्रिटिकल कंडीशंस फेस करने को मिल सकता है, तो आप जरूर शेयर करो उसको। हम लिख देते हैं पहले यहाँ पर 4 सेकेंडरी मिनिमा, मिनिमा यानी कि इसको बोलते हैं न्यूनतम वाली कंडीशंस, और एक होता है 4 सेकेंडरी मैक्सिमा, मैक्सिमा यानी अधिकतम वाली बात इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में हम कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। तो हमारा जो वाला पॉइंट होता है इसमें ये होता है पाथ डिफरेंस का मिनिमा का पाथ डिफरेंस। वैसे जनरली आपके पास पाथ डिफरेंस जो था यानी कि पथांतर वो तो हम आपको निकाल कर दिखा दिया, लेकिन इसके कंडीशंस में क्या होता है, तो ये होता है n × लैम्डा। इसका दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस यानी कि रेखीय दूरी कितना होता है, रेखीय दूरी यानी कि सोर्स से निकलकर ये कितना दूरी तय करता है। रेखीय दूरी की अगर बात कर दिया जाए तो ये होता है n कैपिटल D लैम्डा बाई में ये होता है, यानी कि इसको और भाषा में लिखा जाए तो n f ये वाला छोड़ो आप इतना ही जानो। और इसका थर्ड पॉइंट जो होता है एंगुलर स्प्रेड कितना होता है, एंगुलर स्प्रेड यानी कि वो एंगल वाला जो विवर्तन के साथ एंगल हुआ था, एंगुलर स्प्रेड यानी कि कोणीय फैलाव, इसको हम क्या बोलते हैं कोणीय फैलाव कितना होता है, कितना एंगल पर ये फैल सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है n लैम्डा बाई a, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। उसी तरह से इसका दूसरा कंडीशन जो होता है मैक्सिमा के लिए यानी कि इसका पाथ डिफरेंस, इसका पाथ डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं पथांतर, ये कितना होता है, तो ये होता है इसका वैल्यू 2n+1 इंटू में लैम्डा बाई 2। अगर आपको पता होगा तो हमने इंटरफेरेंस में ये भी बता रखा था आपको कि इसमें नॉर्मल n लैम्डा इसमें लैम्डा बाई 2 क्यों बोलते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल देंगे, तो आप जरूर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर नॉर्मली n लैम्डा ले रहे हैं और यहाँ पर n लैम्डा बाई मतलब कि लैम्डा बाई 2 वाला कंडीशंस क्यों ले रहे हैं, यानी कि 2 × 1+1 करके लैम्डा बाई 2 का कंडीशंस क्यों ले रहे हैं आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे ताकि आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। इसमें भी लीनियर डिस्टेंस कितना होगा यानी कि रेखीय दूरी कितना होगा, रेखीय दूरी कितना होगा, तो इसमें भी कंडीशन हो जाएगा 2n+1 कैपिटल D लैम्डा बाई 2, और फाइनल में आपका होता है इसमें भी एंगुलर स्प्रेड कितना होता है, कोणीय फैलाव कितना हुआ है, एंगुलर स्प्रेड यानी कोणीय फैलाव इसमें कितना हुआ है ये भी आप जान जाओ। तो इसका कोणीय फैलाव हुआ है 2n+1 लैम्डा बाई 2a। तो ये कुछ डेटा है जो आपको जानना बेहद जरूरी था, तो आप इसको क्या करना है कि अपने नोटबुक में काफी अच्छे से इसको नोट कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशंस में किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशंस में किसी भी पॉइंट में से आपको क्वेश्चंस बनाकर पूछ सकता है, तो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हो कि ये कैसे मतलब कि इसमें नॉर्मली n लैम्डा वाला कंडीशन से इसमें बाई 2 कंडीशन सी मारा है, तो आप इंटरफेरेंस वाले